हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन क्या है ये जाना था और रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, इसके बारे में भी जाना था। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी जरूर से करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है। Yeasts are single-celled animals. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. Yeast जो है वो क्या है? एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनएरोबिक वे में होता है, यानी कि ये क्या है? ये एक एनएरोब है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, ये हमें पता है। तो ये जो अल्कोहल ईस्ट बनाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, इस प्रोसेस को यूज किया जाता है बेवरेजेस इंडस्ट्री में वाइन और बियर बनाने के लिए। अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? ईस्ट यूज किया जाता है। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे क्या है? Our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for oxygen is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. हमारे मसल सेल्स जो हैं वो भी कभी कभी एनएरोबिक वे में रिस्पिरेशन करते हैं, मगर ये जो एनएरोबिक वे में रिस्पिरेशन करते हैं ये बहुत ही कम देर के लिए होता है। ये होता कब है? जब हमें हमारे मसल सेल्स में कुछ देरों के लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। कब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी? जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ेंगे, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। इस केस में क्या होता है? एनर्जी की जो डिमांड है बॉडी में, मसल्स में, वो बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो इस केस में एनर्जी को फुलफिल करने के लिए मसल सेल्स क्या करते हैं? एनारोबिक वे में रिस्पिरेशन करने लगते हैं। और एनारोबिक वे में रिस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज जब टूटेगा तो मसल्स में क्या बनाता है? ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Can you guess it is so? Hot water bath or massage improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. कभी जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा चल लेते हैं बहुत लंबी दूरी तक, तो आपको मसल्स में दर्द होता है। वो मसल्स में जो दर्द होता है उसी को हम लोग मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। ये मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि मसल सेल्स जो होते हैं वो एनारोबिक तरीके से रिस्पायर करके एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ग्लूकोज क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। ये लैक्टिक एसिड क्या होते हैं? मसल्स में जमा हो जाते हैं और इन्हीं लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में दर्द होती है। ये जो हमें मसल का दर्द होता है, इससे हमें रिलीफ कैसे मिलती है? जब हम हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज लेते हैं तब हमें इस मसल क्रैम्प से क्या मिलती है? राहत मिलती है। हॉट वाटर बाथ और मसाज जो होता है वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देता है और ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देता है मसल सेल्स में, जिस चलते हमें इस मसल क्रैम्प से राहत मिल जाती है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई मसल सेल्स में बढ़ जाता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो मसल्स में अब क्या है? लैक्टिक एसिड नहीं है। तो मसल्स में जब लैक्टिक एसिड नहीं है तो हमें इस मसल क्रैम्प से छुटकारा मिल जाता है, हमें दर्द से राहत मिल जाती है। हमारा अगला टॉपिक है ब्रीदिंग।
यहाँ पे एक्टिविटी 10.1 हमें करके देखनी है, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 10.1 क्या है। Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. यहाँ कहा जा रहा है आप अपनी नाकों को और माउथ को बिल्कुल बंद कर ले और स्टॉप वॉच में देखें कि कितने देर तक आप बिना सांस लिए रह पाते हैं और इसे नोटबुक पे नोट कर ले। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। कुछ देर के बाद आपको एक अजब सी बेचैनी होती है जिस चलते कि आप दोबारा से सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं बिना सांस लिए। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. Breathing का मतलब क्या है? एयर लेना जो कि ऑक्सीजन में रिच हो, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा एयर छोड़ना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें बहुत ज़्यादा हो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प से। ये जो हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर हमारे बॉडी में जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, और जो सांस हम छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। यानी ब्रीदिंग दो चीज़ का बना हुआ है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of the organism. Breathing एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलते रहता है और हर समय चलते रहता है। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. एक मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। During breathing, inhalation and exhalation takes place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. ब्रीदिंग में क्या होता है? एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार हम सांस छोड़ते हैं। ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों जो साथ में चलता है, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने का मतलब होता है हमने एक बार सांस ली। Would you like to find out your breathing rate? क्या आपको अपनी ब्रीदिंग रेट कितनी बार आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं ये पता करना है? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. अब इस एक्टिविटी 10.2 के हेल्प से हम ये जानेंगे कि हमारी ब्रीदिंग रेट कब कितनी होती है। क्या हर समय कांस्टेंट रहती है या फिर ये ब्रीदिंग रेट घटती बढ़ती रहती है? तो चलिए एक्टिविटी 10.2 करते हैं। Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can find out your rate of breathing. Breathe in and breathe out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate after brisk walk and after running. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. बहुत समय क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जो कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलते रहती है। अब हमें यहाँ क्या करना है? अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करना है। तो पहले हम नॉर्मल बैठ के जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे। फिर या तो हम बहुत तेज चलेंगे या फिर और दौड़ेंगे, उसके बाद अपना ब्रीदिंग रेट जो है वो नोट डाउन करेंगे, अपना भी और अपने क्लासमेट्स का भी। और फिर हम ये फाइंड करेंगे कि क्या नॉर्मल स्टेज में जो हमारा ब्रीदिंग रेट था वही जब हम दौड़ते हैं वही हमारा रहता है? बिल्कुल नहीं। नॉर्मली जब हम बैठ के कोई काम करते हैं या बैठे रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम रहता है। जब हम कोई काम करते हैं, दौड़ने भागने का, चलने का, सीढ़ियाँ चढ़ने का, तो क्या होता है? हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, और एनर्जी जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है वो कैसे टूटेगा? उसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तभी वो टूट के एनर्जी देगा।
है ना। तो जब हम कोई काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ्स फास्टर। जो मैंने अभी आपको बताया, जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट मोर ग्लूकोज इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील hungry after physical exercise? When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? जब हम हैवी वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे हम जो हैवी वर्क कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतना एनर्जी हमारे बॉडी को मिल जाए। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें भूख क्यों लगती है फिजिकल एक्टिविटी के बाद। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इसीलिए हमें और एनर्जी इनपुट की ज़रूरत होती है, तो हमें हंग्री फील होता है। जब हमें ड्राउजी फील होता है तो हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा होता है, ब्रीदिंग रेट हमारा स्लो हो जाता है। ड्राउजीनेस हमें तभी फील होता है जब हमारा बॉडी थक जाता है और उसे आराम की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे बॉडी में जो भी लैक्टिक एसिड बना हुआ है उसका रेस्ट में पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो सके। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 10.3 ये करना है। Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. You can say in which activity the rate of breathing will be slowest and the rate of breathing will be fastest. Assign numbers to the picture in order of increasing rate of breathing according to your experience. अब यहाँ पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे हमारा स्लो ब्रीदिंग रेट कब होगा, जब हम सो रहे हैं, फिर जब हम बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर या जब हम बैठ के कपड़े धो रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमारा ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चलने से ज़्यादा ब्रीदिंग रेट हो जाता है, और जब हम उछल के दौड़ के चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग रेट हो जाती है। सोने में सबसे कम, बैठ के पढ़ने में उससे ज़्यादा, कपड़े धोने में उससे ज़्यादा, चलने में उससे ज़्यादा, सीढ़ियाँ चढ़ने में उससे ज़्यादा और खेलने कूदने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।